अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस पास पेपर के एमसीक्यू को जो 2009 से लेकर 2019 तक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के वो तमाम एमसीक्यू जो 2009 से लेकर 2019 तक आ चुके हैं, उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, जो हमारा पहला सवाल है आज का 2009 के अंदर आ चुका है, उसको डिस्कस करते हैं। द हीट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। हीट ऑफ अ रिएक्शन को इनमें से कौन से लॉ की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है? ए में कहा जा रहा है जूल्स लॉ, बी में कहा जा रहा है ओहम्स लॉ, सी में कहा जा रहा है हेसिस लॉ, डी में कहा जा रहा है फैराडेज लॉ, ई में कहा जा रहा है बॉयल्स लॉ। तो हीट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आपको मालूम है हेसिस लॉ है, जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, एंथैल्पी को सम करने के बारे में पूरा तरीका दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस साल में सिर्फ एक ही सवाल था इस चैप्टर से। आइए हम अगले साल की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल आया है। तो अगला सवाल हमारे पास जो है, इसमें कहा जा रहा है if the matter in a given system at a given condition is divided into two equal parts, then the value of the extensive properties will become। हमें कहा जा रहा है एक मैटर है इन अ गिवन सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर एट अ गिवन कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, इसे दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी हमने लेक्चर में आपको पूरा समझाया हुआ है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी समझाया हुआ है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो हमें कहा जा रहा है एक मैटर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सीधी बात है वो आधी हो जाएगी। अगर इंटेंसिव होती तो क्या होता है? रिमेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, उसको आधा किया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी आधी हो जाएगी। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला लेक्चर लाजमी अटेंड करना हमारा। फिर इसके बाद कहा जा रहा है द मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन अ केमिकल रिएक्शन इज रेफर टू एज। हमें कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या गिवन आउट होती है उसे क्या कहते हैं? तो मेजरमेंट की बात हो रही है तो वह एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एंथैल्पी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है 2012 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो 2012 में हमारे पास जो है वो दो सवाल हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.18 जूल के। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी। अगला एमसीक्यू है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल टू, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जो भी सप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होती है? तो अगर आपको याद हो एक पूरी डेरिवेशन की थी प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर की जो डेरिवेशन है उसमें क्या होता है? वो बराबर होता है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। QP बराबर होता है डेल्टा H के। ये पूरा आपने ड्राइव किया था, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2013 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा सवाल पूछा गया है। तो ये पूरा आपके पास ग्राफ है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने कहा अमोनियम नाइट्रेट को पानी के अंदर हम शामिल करते हैं ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। Which of the following graphs show how the temperature alter as the ammonium nitrate is added to water, then the solution is left at room temperature। हमें कहा जा रहा है कौन सा ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट को हमने पानी में शामिल किया और फिर उस सोल्यूशन को हमने रूम पर रख दिया। तो आपको मालूम है एंडोथर्मिक है, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो है वो एंडोथर्मिक जो है ये प्रोसेस है। और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है? हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो उसे सही तरीके से क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होती है? हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ ये एंडोथर्मिक है, लिहाजा इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? ये वाला।
टेम्परेचर जो है वो कम होगा, फिर इसको रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट कर दिया तो टेम्परेचर फिर क्या रह जाएगा, रूम टेम्परेचर के मुताबिक रह जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। ये पहला ग्राफ नहीं है, देखो पहले ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सो होता तो ये होता, इसमें जो बिल्कुल ऐसे कर्व मार नहीं, इसमें क्या होगा, पहले ये नीचे जाएगा, फिर इस तरीके से रूम टेम्परेचर पे रख दिया है तो काफ़ी देर तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फ़ौरन से रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये है। फिर इसके बाद हमारे पास 2013 के बाद हम चलते हैं 2014 की तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर से हमारे पास है Which of the following statement is not true for the first law of thermodynamics? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो है वो सही नहीं है। ए में कहा जा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व। बी में कहा जा रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सी में कहा जा रहा है इट इज सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डी में कहा जा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। याद रखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, यहाँ कह रहा है इंक्रीजिंग। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी या तीन ऑप्शन क्या है, सही है। हमें नॉट ट्रू वाला सेलेक्ट करना था ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला हमारा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है उनको बआसानी मालूम होगा कि ये बहुत ही ईजी सवाल है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी 2014 में हमारे पास एक और सवाल है। If those reaction where determination of enthalpy value is difficult by experiment, in such cases enthalpy value can be calculated by। हमें कहा जा रहा है कि कुछ रिएक्शन होता है जिसमें एंथैल्पी वैल्यू कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो उनकी एंथैल्पी वैल्यू हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कौन से लॉ की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें तो बहुत आसान तरीके से हिंट दे दी है। ए एंथैल्पी से रिलेटेड ए की लॉ है, हेसिस लॉ, बकिया किसी भी लॉ का ताल्लुक एंथैल्पी से रिलेटेड नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2014 के बाद हम चलते हैं 2015 में हमें कोई सवाल नहीं मिला इस चैप्टर से, हम लिहाजा बढ़ेंगे 2016 की तरफ और 2016 में देखते हैं कि कौन सा सवाल हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया। ओके, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन। इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस की होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमें वो बताना है। मॉलिक्यूलर साइज, प्रेशर ओनली, वॉल्यूम ओनली, टेम्परेचर ओनली। तो याद रखिएगा ये बात आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, इंटरनल एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो टेम्परेचर से होता है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है टेम्परेचर ओनली। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2016 में आपको मालूम है कि लियारी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, तो देखते हैं लियारी वालों ने क्या पूछा है इससे। तो लियारी वालों ने 2 एमसीक्यू जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं। ओके, इसमें कहा जा रहा है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व होती है, वो किस पर डिपेंड नहीं करती। ए में कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बी में कहा जा रहा है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, सी में कहा जा रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर। तो बहुत ही आसान सवाल है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। प्रेशर का हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगी तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है, हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब और इवॉल्व होगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद फॉर अ रिएक्शन हमें दे दिया गया कार्बन और ये दोनों मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 394 किलो जूल पर मोल। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की हमें क्या बतानी है, एंथैल्पी बतानी है। तो रिएक्शन की इस तरफ हीट एनर्जी क्या हो रही है, इतनी इवॉल्व हो रही है। तो इवॉल्व जब भी होती है एंथैल्पी की वैल्यू हम हमेशा किस में लेते हैं, एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं। तो इसी वैल्यू को हमें माइनस में लेना है, माइनस 394 किलो जूल पर मोल। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो 2017 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2016 में यही सवाल मिले हमें, 2017 में भी हमें 2 सवाल मिले हैं यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, which of the following values of heat of formation indicates the product is least stable? इनमें से कौन सा हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो शो करे कि वो प्रोडक्ट जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है, हमें उसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। याद रखिएगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो और जितनी ज़्यादा हो, पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा हो वो शो करता है कि वो लीस्ट स्टेबल है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। अगला सवाल हमारे पास है द एंथैल्पी ऑफ सर्टेन रिएक्शन एट 273 केल्विन इज -220.7 किलो जूल। द एंथैल्पी ऑफ सेम रिएक्शन एट 373
इफ हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम। हमें पूछेगा 273 पे एंथैल्पी ये है, 373 पे एंथैल्पी क्या होगी, हमें वो बताना है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि एंथैल्पी का टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है। एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड एंथैल्पी। उसमें कहीं टेम्परेचर का जिक्र है ही नहीं, तो टेम्परेचर जो भी रखो एंथैल्पी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए ही है। तो 2017 में ये 2 सवाल थे, आइए 2018 की तरफ है, और 2018 में भी इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो 2018 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से। तो वो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है तो आपको मालूम होगा डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर भी नहीं करेगा, टेम्परेचर भी नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये बाकायदा बुक की एग्जांपल हमें दी गई है। फिर इसके बाद इसी 2018 में एक और सवाल भी इससे पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो हमारे पास है, एक मिनट थोड़ा कैमरा। फॉर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट टूवर्ड्स, हमें कहा जा रहा है फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स। वैसे ये चैप्टर 6 का जो है वो सवाल आ चुका है, लेकिन हम कर लेते हैं, चलो इसमें है। तो हमें कहा जा रहा है ये भाई ये रिएक्शन हमें दिया गया है और हमें कहा जा रहा है ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इसके लिए आपने कौन सा लेक्चर देखना होगा, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी बातें डिस्कस हुई है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जब भी डिक्रीज करेंगे रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यानी टूवर्ड्स द राइट जाएगा। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है अगला सवाल हमारे पास है, इफ द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप, इट इज नोन एज। यहां हमसे कहा जा रहा है कि नेट हीट चेंज केमिकल रिएक्शन में सेम रहती है, चाहे उसे एक स्टेप में करो या डिफरेंट स्टेप में करो, सेवरल स्टेप में करो। ये किसकी स्टेटमेंट है, हैसेस लॉ, बी इज द करेक्ट आंसर। ये हैसेस लॉ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद अगला सवाल हमारे पास जो है 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, पास पेपर का रिपीटेड सवाल, सी इज द करेक्ट आंसर, 4.184 जूल। फिर इसके बाद 2018 के बाद ये 2019 के सवाल चल रहे हैं, और इसमें एक और सवाल भी है 2019 में, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। The change in heat energy of a chemical reaction at constant temperature and pressure is called। हमें कहा जा रहा है चेंज इन हीट एनर्जी है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो किसके बराबर होता है, तो वही वाली बात आ गई, एंथैल्पी चेंज के बराबर है, इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर पर हमने किया था ना, उसमें हीट एनर्जी जो भी देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।